नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। इतिहास की किताबों में या इतिहास में जब झांकेंगे तो कई साल सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वो आने वाले वक्त के लिए एक चुनौती के तौर पर भी होते हैं। भारतीय इतिहास में 1991 का साल भी कुछ ऐसा ही था। लोकतंत्र था, सरकारें थी, सदन भी चल रहा था, लेकिन जो नहीं था वो था विश्व का भारत पर आर्थिक तौर पर विश्वास। वो विश्वास किस दौर में टूटा या विश्वास कैसे कमजोर हुआ, उस विश्वास को वापस हासिल करने के लिए सरकारों ने क्या किया। चंद्रशेखर जी के बाद नरसिम्हा राव की सरकार भी आई। उसी दौर में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने कमान भी संभाली। लेकिन इस पूरे ट्रांजिशन में एक व्यक्ति था जो दोनों रिजीम के साथ काम कर रहा था और जिसके कंधों पर बोझ भी था भारत की उसी विश्वसनीयता को बनाए रखना और उसको और मजबूत करना। इसी दौर में एक सवाल भी उपजा कि महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण सत्ता है या महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं? देश की बागडोर ज्यादा मजबूती के साथ कौन थामता और संचालित करता है, सत्ता या संस्थाएं? इन्हीं सवालों के बीच से एक फिल्म निकलती है। फिल्म का नाम है गवर्नर। 12 तारीख को आपके सामने वो फिल्म भी होगी, लेकिन उस फिल्म के दो मुख्य सूत्रधार हमारे साथ में हैं, चिन्मय जी और मनोज जी। बहुत स्वागत सर आप दोनों लोगों का। धन्यवाद। जब मुझे पता चला सर कि आपके साथ इस बारे में बातचीत करनी है, तो न्यूज़ रूम में हम लोगों ने बात की, तो लोगों के जहन में पहला सवाल यह है कि भाई एक लड़का जिसने दिल्ली में मुफलिसी का दौर देखा, दोस्तों के साथ चाय बांटकर शेयर की, वही लड़का एक आर्थिक त्रासदी का रोल करता है भविष्य में आकर के। तो ये सिर्फ अभिनय तक सीमित था या पुराने दौर की जो विषमताएं थी उनको आप जी रहे थे? देखिए, हम लोग तो आम नागरिक हैं जी। और चाहे हम अभिनेता क्यों ना हों। और जिस समय ये खबर बनी थी कि हिंदुस्तान ने अपना बहुत सारा सोना इंग्लैंड के साथ लिवरेज किया और स्विट्ज़रलैंड के साथ में, तो वो हेडलाइन भी बनी थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे ये निर्णय लिया गया। तो आपके स्ट्रगल का दौर था जब ये सारी चीज़ें आ रही जी जी, मतलब मैं उसको स्ट्रगल इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत सीखने का दौर था, क्योंकि रंगमंच कर रहा था मैं। और जब आप रंगमंच करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको लाखों तो मिलते नहीं हैं नाटक में काम करने के। तो हम लोग 10-11 साल यहाँ थिएटर करके फिर मैं मुंबई गया था। तो एक आम नागरिक की तरह ज़िंदगी जी रहा था मैं, और अपनी जो मुश्किलें थीं रोज़ की, उससे जूझ रहे थे। लेकिन चीज़ें देश के स्तर पे कितनी बड़ी थीं या आर्थिक स्तर पे कितनी बड़ी थी हमको नहीं पता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो चंद्रशेखर जी का रिजीम था जी। और अलायंस की सरकार थी। यशवंत सिन्हा उस वक्त जी जी जी, वित्त मंत्री थे। जी जी। तो ये एक दौर था। अब चूँकि हम लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ हम खबर सुनने और खबर पढ़ने में बड़ा दिलचस्पी रखते थे, तो वो रोज़ की बात थी, वो ज्ञान की बात थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये रोल निभाते हुए पुराने दिनों का ख्याल आपके जहन में आया? नहीं, जहन में ये ख्याल तो ज़रूरी था कि भाई किस दौर की बात हो रही है, और इसके हेडलाइन से तो वाकिफ़ थे, लेकिन पूरे नुआंसेस से वाकिफ़ नहीं थे। जी बाकी चीज़ें, बाकी रिसर्च, ये हमारे डायरेक्टर जी, चिन्मय मांडलेकर हैं, उनके पास भी आऊंगा। हाँ, वो और जो स्क्रिप्ट जिन्होंने किया, उन्होंने स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या भी की है। जी। लेकिन फिल्म जो है वो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा एक ऐसे हालात की है कि देश के पास टाइम कम है, अब देश को इससे निकलना है। तो एक थ्रिलर की तरीके से, एक ड्रामा के तरीके से, इकोनॉमिक थ्रिलर है। हाँ, इकोनॉमिक थ्रिलर आज तक मुझे नहीं लगता कि हमारे हिंदुस्तान के सिनेमा में उसके पर्दे पे आया है। तो एक पहला बहुत बड़ा प्रयोग है। जी। और क्योंकि क्या है, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स समझ करके सब लोग जो है डर जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा, ये फिल्म है तो हम कोई मैथमेटिक्स की क्लास नहीं लेने वाले हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी दिखाने वाले हैं। लेकिन फिल्म के सब्जेक्ट सर ऐसा है ना कि वो कई तार अपने आप छेड़ देगा, उनका भी जिक्र हम लोग करेंगे। लेकिन तो मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपने इस पूरे क्राफ्ट को गढ़ा है, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट को तराशा, रिसर्च को तराशा, अपने जो कलाकार हैं उनके अंदर उस कला को आपने भरा, आपको मतलब आपका रिएक्शन क्या था 1991 के दौर के लिए? वो क्या एक पॉलिटिकल लीडरशिप का फेल्योर आपको लगा, या व्यवस्थाओं की कमजोरी थी, संस्थाओं की कमजोरी थी? क्या रहा, मतलब इस फिल्म में क्या दिखाया गया है?
आप अगर देखेंगे तो 1989 से लेके 91 तक, मतलब वो हम ये कह सकते हैं कि वो 1.5 साल बहुत ही टर्बुलेंट रहा है हमारे देश के इतिहास में। 3 प्रधानमंत्री हमारे उस वक्त बदले बहुत कम समय में। कोई भी सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल। सो पॉलिटिकल टर्बुलेंस जब होता है तब देश में एक प्रकार की अस्थिरता होती ही है। मुझे याद है मैं तब 9th में था, मैं 12-13 साल का था, तो उतना तो तब ज्ञात नहीं होता था, लेकिन घर के बड़े लोग चर्चा करते थे, चिंता होती थी, चीज़ें मिलने में थोड़ी सी दिक्कत। हालांकि मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, लेकिन वहाँ भी लोगों के चेहरे पे एक शिकन दिखती थी कि पता नहीं आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। जी। अब जब ये फिल्म आई तब उस वक्त की कुछ एक बहुत हल्की हल्की मेमोरीज तब थी, और जब ज़्यादा पढ़ा उसके बारे में तब पता चला कि इस दौर में, जैसे कि आपने कहा कि फेलियर, मैं इसको फेलियर नहीं मानूंगा। जैसे हमारे फिल्म में भी एक वाक्य है, एक डायलॉग है, जहाँ पे रमन सर कहते हैं कि हमें ये पता नहीं कि प्रॉब्लम बड़ी है या उसका सामना करने के लिए हम छोटे हैं। सो मेरे ख्याल से हमें इस तरह से इसे देखना चाहिए कि तब हर एक ने, मतलब बी इट अ पॉलिटिशियन और अ ब्यूरोक्रेट और कॉमन पीपल, हम सब मिलके उस दौर से बाहर कहानी किसकी है सर? ये कहानी सिस्टम के अंदर के लोगों की है, कहानी का आम आदमी? कहानी गवर्नर की है, लेकिन ये कहानी सिर्फ मतलब गवर्नर एक जरिया है इस कहानी को देखने का। जब फिल्म आप देखेंगे, दर्शक जब फिल्म देखेंगे, तो उसमें हर एक आदमी का प्रतिबिंब आपको नजर आएगा, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं जो कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। एक और सवाल उसका मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा। आपका जो डायलॉग था दीमक वाला, कुर्सी में दीमक वाला, उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए सर कि अक्सर जब पॉलिटिकल बातों की या किसी घटनाओं के बारे में कोई भी फिल्म बनती है तो लोग अपना एक पर्सपेक्टिव उसमें तलाशते हैं। इस फिल्म में नेताओं के आलोचक के तौर पर यह फिल्म दिखाई गई है कि भाई जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बहुत बेहतर नहीं थी, या संस्थाओं ने किस तरीके से एक डेयरिंग लिया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया, उसको दिखाया गया है? दोनों में से क्या है सर? सबसे पहली बात तो ये है कि इस फिल्म के जरिए अगर कुछ मैसेजिंग है तो ये है कि देश को सिर्फ नेता नहीं चलाते, या देश का इतिहास सिर्फ नेता नहीं बनाते या पॉलिटिशियंस नहीं बनाते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें टेक्नोक्रेट्स हैं, और जिसमें फाइनली आम लोग भी हैं। सो हमारा जो एक परसेप्शन है कि एक नेता आएगा और वो देश को बदल देगा, ऐसे नहीं होता। देश के पीछे देश चलता है बहुत सारे लोगों से। आपके इसी बयान के ऊपर आपको काफी बैकली झेलना पड़ सकता है सर कि कोई नेता सिस्टम नहीं बदल सकता। नहीं, ये सत्य है। अगर इस सत्य से कोई मुकर जाना चाहता है तो उसकी मर्जी है। और अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम अपना मूल्य कम कर रहे हैं, क्योंकि देश का हर इंसान इस देश की प्रगति के लिए कार्यरत है। वो स्टेक होल्डर है ना, वो स्टेक होल्डर, सारे हर लोग कोई है स्टेक होल्डर है। क्योंकि जो सरकार भी बनती है वो देश ही चुनता है जी, देश निर्धारित करता है कि कौन कब मैं इस समय मुझे लगता है कि वो देश की कमान संभालेगा। इसी के रिलेवेंस में आपका वो डायलॉग भी है जो ट्रेलर में मैंने देखा कि भाई कुर्सी में दीमक लग जाए तो कुर्सी बदली जा सकती है, देश में दीमक लग गई तो मुश्किल है। तो क्या ये देखा जाए कि भाई भारत को उस टाइम पे नेताओं ने संकट में डाला लेकिन नौकरशाहों ने बचाया, ये निष्कर्ष अगर लोग निकालते हैं तो आप सहमत होंगे? देखिए नेताओं के पास में एक चाहे कोई भी किसी समय का नेता हो, उसके पास में इकोनॉमिक्स की इतनी गूढ़ जानकारी नहीं होती है। हर नेता जो है जैसा इन्होंने कहा, हर नेता के पीछे एक पूरा सिस्टम है जो पूरा काम करता है, और वो लोग पॉलिसी लिखते हैं और उसकी सलाह देते हैं। लास्ट डिसीजन जो होता है वो एक नेता का होता है, या पॉलिटिशियंस का होता है, या सरकार का होता है। लेकिन उसी दौर में सरकार बदली भी थी, मिशन ये रुका भी था जी, क्योंकि सरकार इसमें माइनॉरिटी में थी जी, माइनॉरिटी की सरकार अमूमन गिरती है। लेकिन ब्लेसिंग ये थी कि रमनन जैसे काबिल दिमाग वाले एक आरबीआई गवर्नर थे जिन्होंने कन्विंस किया सरकार को ये रिस्क लेने का, और इस रिस्क का क्या फ़ायदा हुआ ये आप इस टीवी में देख सकते हैं। बिल्कुल, इस टीवी की शक्ल में देखते हैं, उस मोबाइल की शक्ल में देखते हैं, उस मॉल में देखते हैं। आज के किसी युवा को अगर आप बोलें कि भाई ऐसा भी समय था
कि हमारे पास में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। जी। लेकिन यही एक डिसीजन था जिसने कि आगे आने वाले सारे के सारे सरकारों को एक दिशा दी, पॉलिसी निर्माण के लिए एक रास्ता सुझाया। जी। जी। तो वो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि वो जो 1991 का जो पूरा दौर है, उसमें रमनन और कुछ एक लोगों ने अपना दिमाग लगा करके देश को एक सही दिशा दिखाई। ठीक है, मुझे बताइए सर, जब ये स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था, जब उसको फिल्माया जा रहा था, तो कुछ ऐसा भी था कि हेजिटेशन की वजह से या किसी की सलाह पर फिल्म के किसी हिस्से को हटाया गया हो, बदला गया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्योंकि इस फिल्म का फोकस बहुत सही है। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि नेताओं की एक अलग टीम और ब्यूरोक्रेट्स की एक अलग टीम नहीं है, हम सब एक टीम है। और फिल्म अगर आप देखेंगे तो फिल्म में भी वही है। तो फिल्म के रिसर्च में या फिल्म के स्क्रिप्टिंग में ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि हमें लगा कि अरे नहीं इसको हटा दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आई डोंट थिंक। फॉर आई सी दिस एज अ कलेक्टिव विक्ट्री ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इतिहास के छात्र रहे हैं सर, जी, है ना? रंगमंच के और रंगमंच के अभिनेता जो रंगमंच की तपन से निकलते हैं, तपिश से निकलते हैं, उनके अंदर सबसे खास बात ये होती है कि वो मुखर होकर बोलना उनके शक्ल में शामिल हो जाता है, फितरत में शामिल हो जाता लेकिन वातावरण सही हो। है। वातावरण तो सही है सर, कोई वातावरण अगर गलत है तो आप बता सकते हैं। वो तो आप बेहतर बताएं। ठीक है सर, तो इसी को लेकर मैं सवाल आपसे कर देता हूं कि तीन रिजीम है मेजरली, जिसमें जो हालांकि जो मजबूत तीन रिजीम रही हैं, तीन दौर आपने राजनीति के देखे हैं, 90 से 2004, 2014 और 14 से 24 वाला। इन तीनों में क्या अभिनेता पहले की तुलना में सावधान हुए हैं क्या अभी? देखिए, रेजिम की वजह करने में, डायलॉग चूज रेजिम करने की वजह से सावधान हुए हों चाहे नहीं हुए हों, लेकिन सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग ये इन 15 सालों में या इन 17-18 सालों में हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है। हमने संचार की जो संचार क्रांति फैलने का मतलब थोड़ी है कि मैं आपके घर वालों के न्यूड तस्वीरें मैं सोशल मीडिया पे डालूं। बिल्कुल। तो या मैं आपके पूरे परिवार को एक किसी विवाद में लेके आ जाऊं, या फिर मेरी पूरी की पूरी नियत को आप किसी फिल्म के एक लाइन में समेट दें। और तो ये उसका एक दुरुपयोग भी हुआ है ना, और बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं सुबह उठ करके कोई लिंक दबाता हूँ और मुझे पूरी दिन दुनिया की खबर मेरे सामने होती है। आपस के संवाद कितने सुगम रूप से चलते हैं, सुचारू रूप से चलते हैं। तो हर टेक्नोलॉजी का नेगेटिव है और हर टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव है। इस टेक्नोलॉजी का जो विस्तार है, जो एम्बिट है, क्या वो रोल चूज करने के लिए, डायलॉग चूज करने के लिए, भूमिका को निभाने के लिए, भूमिका के निभाने को तरीके डिसाइड करने के लिए एक रोल आपको रखता बहुत है? सीधी सी बात करता हूँ। हाँ, पहले मैं जब रिसर्च करनी होती थी कोई कैरेक्टर पे, तो मैं 10 लोगों के पास जाता था, 10 लोगों से बात करता था, या फिर वो कुछ किताब सुझाते थे, मैं पढ़ता था। आज मुझे इनके गवर्नर के लिए कुछ नहीं, मुझे सिर्फ गूगल पे जा करके टाइप करने थे, और मेरे सामने जो है धड़ धड़ कभी किसी भी फ्री टाइम में ट्रैफिक में फंसा हूँ, मैं एस वेंकट रमनन के बारे में पढ़ लेता था, या डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस समय के कार्यकाल को देखता था, या मैं चंद्रशेखर जी का जो पूरा रेजिम था उस समय क्या हो रहा था, उन सारी चीज़ों को देख लेता था। लेकिन इसी को पढ़ने के लिए कम से कम मुझे 10 किताबें पढ़नी पड़ती। बिल्कुल। आप तो ये रिसर्च में हमारे कितना सहायक है। और एआई आने के बाद तो उसका अगर सदुपयोग करें तो बहुत सारी चीज़ें उससे बहुत ही आसान है, बहुत ही संभव हो पाती हैं। जी, ठीक है। एक छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे उत्तर हम करेंगे सर उनसे। पहले मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूं कि आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया, तो इस देश के अंदर सबसे कम आंका गया प्रधानमंत्री आपको कौन लगता है? सबसे कम आंका गया, जिसकी क्षमता को, जिसके योगदान को सबसे कम आंका गया? मैं 2 लोगों की बात करूंगा जी। एक नरसिम्हा राव जी, जी, और दूसरा मनमोहन सिंह जी को तो खैर बहुत अच्छे से उनके कंट्रीब्यूशन को माना जाता है, लिखा भी जाता है। लेकिन दूसरे हमारे शास्त्री जी। तो ठीक है। आज का सबसे बड़ा आर्थिक खतरा मनोज वाजपेयी को नजर क्या आता है? आर्थिक खतरा? जी। अभी तो हम तो सिर्फ अर्थव्यवस्था जो है इतनी हमारी जो है लगातार जो है दिन ब दिन करीब
3 डेकेड से हम लगातार जो है आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे तो मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ यार, हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, इन्होंने सोच लिया कि मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हुआ है। भाई कोई समझाए इनको मैंने रोल किया है ये तो मतलब सर देखिए, पब्लिक परसेप्शन है कि कोई व्यक्ति अभिनेता अगर स्क्रीन पर कोई रोल करता हुआ नजर आता है तो वो ज्ञाता मान लिया जाता है। देखिए लेकिन देखिए थोड़ी बहुत जानकारी होती है हमको, लेकिन आर्थिक रूप से ठीक है, अच्छा, इस एक सवाल दौर को- है, एक दौर है हम लोगों का, और एक क्या कहें, पॉजिटिव आदमी होने के नाते मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये भी चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई भी संकट आता है ना, जैसे अभी के समय में बताऊं, कुछ समय तक मैं घुटने के समस्या से बहुत परेशान रहा जी। लेकिन मेरे परिवार वाले जब मुझे देखते थे तो उनको बहुत निराशा होती थी या फिर उनको दुख होता था। मैं उनको हमेशा कहता था ये भी चला जाएगा ये भी चला जाएगा। जब हम लोग इतना समय निकाल लिए तो ये भी चला जाएगा। तो एक व्यक्ति के नाते मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ। ठीक है जी। मुझे बताइए सर, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर एक टर्म को बड़े खूबसूरत तरीके से परिभाषित कर दिया गया, वो टर्म है राष्ट्रवाद। जी। तो मनोज वाजपेयी की निगाह में महत्वपूर्ण क्या है, वो जो टर्म सोशल मीडिया पर परिभाषित किया गया, राष्ट्रवाद या फिर आर्थिक विकास? मैं आपसे एक सवाल करूं, क्योंकि जर्नलिस्ट सवाल करने का उनको अधिकार है जी। हमको अधिकार नहीं आपको होता पूरा अधिकार है सर। आप मेहमान हैं हमारे। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में क्या फर्क है? मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता सर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और फंडामेंटल राइट्स के राष्ट्रवाद- साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाना आप जानते हैं। अगर मैं जैसे मानता हूं कि मैं देश के हर नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचूं, मैं अपने काम को पूरे न्याय संगत तरीके से, कानून संगत तरीके से, अगर अब मैं अपनी जिम्मेदारी को नागरिक के तौर पे निभा रहा हूँ तो मैं राष्ट्रवादी भी हूँ। और अगर मैं पूरे देश के नागरिकों का भला चाहता हूँ और देश के हर व्यक्ति का भला चाहता हूँ तो मैं देशभक्त भी हूँ। मेरा देश सिर्फ बॉर्डर से नहीं बनता है, मेरा देश हर लोग से बनता है। अब इसको आप राष्ट्रवाद में डालना चाहें या देशभक्ति में डालना चाहें, मर्जी नहीं। मेरा सवाल था सर, राष्ट्रवाद या आर्थिक विकास ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए आपके आर्थिक विकास जो है वो आपके राष्ट्रवाद की भावना को बल देता है। आर्थिक विकास का मतलब है कि हर व्यक्ति को रोजगार, जी, हर व्यक्ति को शिक्षा, हर व्यक्ति को जो बेसिक अधिकार है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्राप्त हो। जी। अगर वो हो रहा है तो फिर आपका राष्ट्रवाद भी पनप रहा है। हो रहा है? पता नहीं, आप बताओ। आप अभिनेता समाज के बारे में ज्यादा सजग होता है नहीं, सर। आप मुझे स्क्रिप्ट लेके आइए, मैं बता दूंगा मेरी स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है। ठीक है सर, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई अभिनेता रोल तो निभाता है लेकिन उन सवालों को एड्रेस नहीं करता है। मैं अभिनेता क्यों एड्रेस करेगा? अगर पॉलिटिशियंस एड्रेस करें नहीं करें, पत्रकार जो अपने आप को बहुत मुखर मानते हैं और सवाल को एड्रेस करने वाले माने जाते हैं, अगर वो नहीं करेंगे अपना काम, पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे, आप अभिनेता से ये कह रहे हो कि ये काम करें, अभिनेता से ये कहो कि तुमने अपना काम अच्छे से किया या नहीं किया। रोल अच्छा और निभाया मेरा काम क्या है? अभिनय। और जो उसको करता है वो है अभिनेता। ठीक है सर, अब मैं आपके पास आता हूं सर। मुझे बताइए कि बिहारी आदमी से खुद नहीं फंसाओगे। अरे नहीं सर, हमने फंसाने की कोशिश भी नहीं है। देखिए 1991 का सर सबसे बड़ा हीरो कौन है? 1991 का जी। भारत की जनता है। सबसे बड़ा विलन? सबसे बड़ा विलन जी। हमारी परिस्थिति- आर्थिक नहीं, ऐसा संकट- सवाल उनके लिए सर। देखिए हमारी अब पर्ची परिस्थिति- पास नहीं होंगे नहीं, ऐसे। पर्ची नहीं पास कर रहा हूँ, वो तो मतलब बड़े मतलब दिग्गज आदमी हैं। परिस्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है तब की। सबसे बड़ा विलन आपको वो नजर आता है। ठीक है सर, अब मुझे बताइए सर, जब मैं हम लोग अभी न्यूज़ रूम से क्रॉस होते हुए आ रहे थे तो मुझे कहा गया, और ये आपका प्रोरोगेटिव है, आपका ये इनको ग्राइंड करो। नहीं हमें कहा गया कि भाई उनसे जरा पूछिएगा कि जिस दौर के ऊपर ये पिक्चर बनाई गई है वो दौर था जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हालात बहुत विकट थे, परिस्थितियां देश के लिए विषम थी
और तेल ऑयल क्राइसिस भी था, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगातार सिंक इन होता जा रहा था। कुछ वैसी खबरें आज भी आती हैं, आज भी आती हैं कि खबरें भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो हालात विकट हैं, जो कुछ देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं उनकी वजह से भी एक मेजर रोल उनका है, लेकिन असर हम पर पड़ रहा है और बड़ा असर पड़ रहा है। बिल्कुल। क्या आप देखते हैं कि 1991 जैसा कोई सख्त कदम मौजूदा दौर में उठाना चाहिए? और इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं सर, आम नागरिक के तौर पर आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से डिसिप्लिन हर एक को निभाना चाहिए, और वो सिर्फ मतलब अभी कुछ दिन पहले हम ये 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, तब तक तो हमें भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब सभी को दिख रहा है कि आगे आने वाली परिस्थिति में कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अभी पेट्रोल के दाम ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। सो ये डिसिप्लिन मतलब ये निर्णय पॉलिटिशियंस लेंगे या पॉलिसी मेकर्स लेंगे, और इसको हर एक को उसका थोड़ा सा ब्रंट फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा कि सबसे बड़ा जो हीरो है भारत की जनता है, और भारत की जनता निर्धारित करती है कि इतिहास का हीरो कौन है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब इतिहास की बातें हम करते हैं, भारत की गौरव गाथा और राजनीतिक गाथा की जब हम लोग बात करते हैं, तो ज़्यादातर श्रेय जाता है सरकारों को और ज़्यादातर श्रेय जाता है नेताओं को। क्या एक नागरिक के तौर पर उस दौर के जो ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, जो संस्थाएं हुई हैं, उनके रोल को हम कम आंकते हैं या कम जानते हैं, ऐसा महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से वो पीछे रहते हैं। देखिए, जैसे हमारी सिनेमा में भी होता है, किसी भी फिल्म का फेस एक एक्टर होता है, क्योंकि सारी तैयारियां जो की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि वो एक्टर कैमरे के सामने आए और परफॉर्म करे। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ना, अगर आप कोई भी ले मैन आकर के अगर देखेगा तो सबसे पहले शूटिंग पे आने वाला वो लाइटमैन होता है, वो प्रोडक्शन मैन होता है। सबसे पहले अगर आप 9 बजे का टाइम दोगे ना एक्टर को आने के लिए, तो वो जो है 5 बजे सुबह आता है, 4:30 बजे सुबह आता है। वो गया कितने बजे है? वो अपने घर गया है 12 बजे, जबकि एक्टर निकला है 6 बजे या 7 बजे। तो पर्दे के पीछे काम करने वाले नेताओं को एक्टर बता रहे हैं, और जो बाकी जो काम जो करते हैं, जो क्रू होता है, उसको आप संस्थाएं बता रहे हैं। संस्थाएं हैं, नागरिक है, जैसा इन्होंने कहा, क्योंकि देश निर्माण में सिर्फ एक ही वर्ग का पूरा योगदान हो, ये कहना कहीं ना कहीं अन्याय भी होगा बाकियों के साथ में, जैसा कि चिन्मय ने पहले भी कहा। ठीक है, एक कोर्स ऑफ डिस्कशन आप क्या चाहते हैं सर? जब मूवी रिलीज हो और लोग उस मूवी को देखें, तो पब्लिक के बीच में कोर्स ऑफ डिस्कशन क्या होना चाहिए? आपकी मैसेजिंग क्या होनी चाहिए? हमारी मैसेजिंग यही है कि 1991 का दौर भारत के स्वतंत्रता के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट रहा है इस देश के इतिहास में, क्योंकि ये कोई युद्ध नहीं है। मतलब नॉर्मली हम युद्ध के हिसाब से इतिहास याद रखते हैं कि 62 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, तो ये उस तरह का कोई युद्ध नहीं है। लेकिन तब जो हुआ या तब जो निर्णय लिए गए, उसने हमारे देश की आगे की दिशा निर्धारित कर दी। आज जो हम फल खा रहे हैं इस ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के, उसकी नींव वहां रखी गई। तो जिन्होंने ये दौर देखा है वो भी उसको देख ले, और जिनको पता नहीं, जिनका जन्म 1991 के बाद हुआ है, जिन्होंने ये दौर कभी देखा ही नहीं, जिन्होंने वो भारत देखा नहीं है जहाँ पे साधनों की कमी थी, उन्हें पता हो कि अच्छा ये हुआ था, इसीलिए आज हम। मैं भी उसी दौर का हूँ सर। मुश्किल जब रिफॉर्म हुआ तो मैं एक या 1.5 साल का बच्चा रहा हूँ। कब? जब रिफॉर्म हुआ सर, मतलब 1901, मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चे हैं मेरे साथ नहीं है। अरे बिल्कुल महाराज, ये स्वीकार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब आप आए तो मुझे मीर का एक शेर भी याद आया था कि वो आए बस में तो इतना तो मीर ने देखा कि उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। तो जो आदमी वो कद रखता हो, उसके सामने बच्चा होने में कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइए सर कि एक कॉमन परसेप्शन, स्पेशली जब हम संचार क्रांति के दौर में हम जी रहे हैं, वो ये है कि किसी भी घटना को मापने का एक पॉलिटिकल पैमाना तैयार हो चुका है। आप कुछ भी कहिए, किसी दल के पक्ष वाले या विपक्ष वाले उसको उसी पैरामीटर पर नापेंगे। अगर आपकी फिल्म देखने के बाद परसेप्शन ये बनता है कि वे तत्कालीन जो गठबंधन की सरकार थी वो किसी काम की नहीं है, आज की जो सरकार है वो कितने मजबूत सरकार है, हमने माइनॉरिटी की सरकार की शुरुआत में बात भी की थी, अगर ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के ऊपर डिस्कशन बनता है तो क्या उससे आप सहमत होंगे? ऐसा होना चाहिए? डिस्कशन तो होना चाहिए। फिल्म, अगर ये फिल्म एक डिस्कशन ट्रिगर करती है, जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो डिस्कशन अपने आप निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि हमने
मैंने इसीलिए कहा कि देश की जनता सबसे बड़ा हीरो है, क्योंकि इस टर्बुलेंट दौर के बाद देश की जनता ने निर्णय लेके एक मेजॉरिटी की सरकार दी ना जी 1991 में। सो देश की जनता बहुत होशियार है। ठीक है, नहीं निसंदेह सर। एक लाइटर नोट पर आप दोनों के साथ मैं एक सवाल पूछूंगा सर। स्क्रीन पर असंख्य किरदार आपने निभाए, भीखू मात्रे से लेकर सरदार। भीखू मात्रे मेरा फेवरेट किरदारों में से आपके एक है सर। अगर आपको मौका मिले 3-3 महीने के लिए 2 रोल चुनने के लिए, या तो प्रधानमंत्री के लिए आप एक रोल चुने या फिर आरबीआई गवर्नर का रोल चुने असल जिंदगी में, तो दोनों में से कौन सा रोल आप लेना पसंद करेंगे, कौन सा दायित्व लेना पसंद जो करेंगे? पसंद आया मैंने किया। गवर्नर का रोल है। देखिए किरदार, मतलब ऑन अ लाइटर नोट आई वुड से, ऑन अ सीरियस नोट आई वुड से कि यार कोई भी किरदार ना बुरा लगेगा अगर वो बुरी स्क्रिप्ट का पार्ट है, और कोई भी किरदार बहुत ही कमाल का लगेगा अगर वो अच्छी स्क्रिप्ट का पार्ट है। गवर्नर मैंने इसलिए किया क्योंकि एक बेहतरीन लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसे एक न्यूज़ रूम में बैठा हुआ एक एंकर भी समझेगा और उसकी प्रशंसा करेगा, और एक आदमी जो ऑटो रिक्शा चलाता है वो भी उसकी प्रशंसा करेगा, समझेगा, क्योंकि उसके पीछे की जो भावना है, उसमें जो पूरी इमोशन है, जो फैमिली की इमोशन है, जो ऑफिस की इमोशन है, जो जद्दोजहद है, जो एक टाइम फ्रेम में काम को किसी तरीके से ख़त्म करके परिवार को और देश को संकट से निकालने वाली जो भावना है, वो आपको सबसे पहले नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म सब तक बराबर में पहुंचेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए सर। लेकिन हम समाप्ति करें उसके पहले एक और जिज्ञासा मेरे मन में है, वो ये है कि आप बिहार से आते हैं मूलतः। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि बिहार में भर्तियों को लेकर के काफ़ी अनियमितताएं हुई, अलग अलग इकोनॉमिक तौर पर, भर्ती के तौर पर बिहार ने काफ़ी विषमताएं देखी हैं, उसका विटनेस रहा है। अगर वहाँ को कोई 20 साल का लड़का आपसे पूछे कि भाई मुझे बताइए कि देश की सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास क्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या लोगों के बीच में उम्मीद की कमी है, तो मनोज वाजपेयी एक इतिहास के छात्र, एक मजहबी अभिनेता और एक मुखर व्यक्ति के तौर पर क्या बोलेंगे? देखिए, एक बिहारी होने के नाते जी, जो मैंने देखा है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, चूँकि मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। बेरोज़गारी जो है न सिर्फ बिहार की बल्कि देश की समस्या रही है। बेरोज़गारी वो इसलिए श्राप है क्योंकि मैं और आप या चिन्मय यहाँ जो बैठे हैं, हम लोग उम्र के उस दौर में हैं जहाँ पर हमारे अंदर में वो ऊर्जा नहीं है कि हम जीवन को लेकर के उम्मीद बांध सकें या ना बांधे या बांधें। अब हम लोग जहाँ थे कमो बेश वहीं पे हैं या थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे ये, लेकिन हमको ज़िंदगी में एक सेटल्ड है, मेंटली हम लोग सेटल्ड लोग हैं, हम तीनों लोग जो यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे अंदर में वो ऊर्जा भी नहीं है। लेकिन जब एक बच्चा 18-19 साल का होता है, उसके अंदर में जीवन को लेके बहुत उम्मीद होती है, और उसकी उम्मीद, उसकी ऊर्जा ख़त्म होनी शुरू हो जाती है जब लगातार साल दर साल वो उसकी ऊर्जा ख़त्म होती जाती है बिना उसका उपयोग किए हुए। अगर उसकी ऊर्जा ख़त्म हो रही है, ये समझिए कि ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि उसके सही उम्र की सही ऊर्जा का इस्तेमाल या सही उम्र का योगदान देश को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है सर, यानी आप चाहते हैं कि कुछ पॉलिसी में बदलावों की ज़रूरत मौजूदा दौर में भी है, कुछ वैसे बदलाव जैसे मेरे ख्याल से शिक्षा और रोजगार जो है, जी, रोटी शिक्षा अधिकार, जी, ये 3 चीज़ों में 3 चीज़ें हमारे पॉलिसी मेकर से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सारी सरकारों से, हम सारे के सारी सरकारों से रिक्वेस्ट किया, अभी भी करते हैं जी। इन 3 चीज़ों को मतलब जिस पे नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली पॉलिसी होनी चाहिए। ये देश के युवाओं की ज़रूरत है, सबसे युवा देश भी हम लोग हैं जी। अगर उज्जवल भविष्य में रखना तो होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों लोगों का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मूवी के लिए। भाई दर्शकों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत, जितनी बेहतर सोच इस सोच के साथ में इस फिल्म को गढ़ा गया है, बुना गया है, आप तक लेकर के आया गया है, उसका प्रतिफल के हकदार ये फिल्म है। तो आप ज़रूर देखिएगा, और इस फिल्म के बारे में आपकी जो भी राय है, मनोज जी बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, उन तक पहुंचाइएगा भी।